तो सोचिए, साल 1947। एक तरफ आज़ादी का जश्न और दूसरी तरफ एक राजधानी को बचाने की खौफनाक जद्दोजहद। आज के इस खास विश्लेषण में हम उसी क्रिटिकल मिशन की बात करने वाले हैं जब एक सिख बटालियन ने आसमान के रास्ते आकर श्रीनगर को गिरने से बचाया था। एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जहां अदम्य साहस और सटीक रणनीति ने इतिहास की पूरी धारा ही पलट कर रख दी। आज के इस डीप डाइव में हम इन 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे श्रीनगर पर मंडराता हुआ वो भयानक खतरा, फिर एक सिख की वो हैरान करने वाली एयरबोर्न तैनाती, बारामूला में उनका डटकर मुकाबला करना, एक जांबाज कमांडर का सर्वोच्च बलिदान, फिर टर्निंग पॉइंट यानी शालातेंग का युद्ध, और आखिर में इस असाधारण वीरता की अमर विरासत। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस भयानक खतरे की जो अक्टूबर 1947 में श्रीनगर पर मंडरा रहा था। उस वक्त जमीनी हालात सच कहूं तो बेहद खौफनाक थे। दुश्मन सेनाएं बड़ी तेजी से घाटी के दिल की तरफ बढ़ रही थीं। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये किसी टिक टिक करते टाइम बम से कम नहीं था। 22 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद से घुसपैठ शुरू होती है। सिर्फ 4 दिन बाद 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर दस्तखत होते हैं। लेकिन तब तक रणनीतिक तौर पर बेहद अहम बारामूला शहर दुश्मनों के कब्जे में जा चुका था। हजारों हथियारबंद हमलावर उस क्रिटिकल एयरफील्ड से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर थे। मतलब वक्त एकदम रेत की तरह फिसल रहा था। और फिर इसी जल्दबाजी में 27 अक्टूबर को पहली भारतीय टुकड़ी को एयरलिफ्ट किया जाता है। अब इन 2 स्थितियों की कल्पना कीजिए। सिख रेजिमेंट के पहुंचने से ठीक पहले का श्रीनगर, चारों तरफ सिर्फ दहशत, लूटे गए शहर और सड़कों पर बैरिकेड्स, क्योंकि लोग अपनी आखिरी लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हवा से नियमित इन्फेंट्री सैनिक उतरे, माहौल एकदम से बदल गया। अचानक एक भारी राहत की लहर दौड़ गई। हवाई पट्टी सुरक्षित कर ली गई, एक मजबूत डिफेंस लाइन बन गई और पूरे शहर में एक बार फिर से उम्मीद की किरण जाग उठी। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे चरण की, 1 सिख रेजिमेंट की वो बेहद जोखिम भरी एयरबोर्न तैनाती। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि कैसे इंटरनल सिक्योरिटी के काम में लगी इस रेजिमेंट को रातों रात इस हाई स्टेक्स रेस्क्यू मिशन के लिए चुना गया। भारतीय सेना की सबसे सम्मानित और अदम्य साहसी इकाइयों में से एक 1 सिख बटालियन को डकोटा विमानों के जरिए इस रेस्क्यू का नेतृत्व करने के लिए खास तौर पर चुना गया था। क्यों? क्योंकि इन जवानों के पास दूसरे विश्व युद्ध का तगड़ा अनुभव था और ऐसे मुश्किल हालात से निपटने में ये पूरी तरह से माहिर थे। अब जरा कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को मिले इन ऑर्डर्स को देखिए। ये आदेश बिल्कुल अभूतपूर्व और बेहद जोखिम भरे थे। उन्हें सुबह सुबह उड़ान भरनी थी और हवा से ही एयर स्ट्रिप का मुआयना करना था। अगर वहां दुश्मन का कब्जा दिखा तो मिशन अबॉर्ट और सीधे जम्मू वापसी। लेकिन अगर रास्ता साफ दिखा तो लैंड करो, एरोड्रोम को सुरक्षित करो और दुश्मन को खदेड़ दो। मतलब ड्रॉप जोन पर क्या होने वाला है इस बात की 100% अनिश्चितता थी। पर उन्हें रास्ता साफ दिखा और उन्होंने वो ऐतिहासिक लैंडिंग कर दी। तो लैंडिंग तो हो गई, अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, बारामूला में डटकर मुकाबला। 27 अक्टूबर की सुबह 8:30 बजे लैंडिंग के ठीक बाद जो हुआ वो रणनीति का एक बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन था। अब आप खुद को कर्नल राय की जगह रखकर सोचिए। सामने से एक विशाल दुश्मन सेना तेजी से बढ़ रही है। आप क्या करेंगे? क्या एयरफील्ड पर रुककर उनके आने का इंतजार करेंगे या फिर आगे बढ़कर उन पर सीधा हमला बोलेंगे? कर्नल राय ने यहां एक बेहद ही साहसिक फैसला लिया। इंतजार करने के बजाय दुश्मन को राजधानी से दूर ही रोकने के लिए वे अपनी टुकड़ी के साथ बारामूला और पट्टन के पास माइल 32 हिल की तरफ बढ़ चले। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 150। जी हां, सिर्फ 150 जवान। ये कोई बहुत बड़ी फौज नहीं थी। 2 कंपनियों से भी कम की इस छोटी सी टुकड़ी ने दुश्मन के एक विशाल आक्रमण का सीना तानकर सामना करने का फैसला किया। और उनके सामने दुश्मन कितने थे? 4000। जी हां, 1500 भारतीय जवानों के सामने 3000 से 4000 भारी हथियारों से लैस हमलावर। मतलब ये लड़ाई कागज पर बिल्कुल असंभव लग रही थी। दुश्मन की ये भारी संख्या एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। और यहीं से कहानी अपने सबसे दर्दनाक और प्रेरणादायक मोड़ पर आती है। सेक्शन 4, एक कमांडर का सर्वोच्च बलिदान। 28 अक्टूबर को जो भयंकर और खूनी युद्ध हुआ, उसकी इस बटालियन को एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। देखिए, 28 अक्टूबर की सुबह दुश्मन पहाड़ियों से नीचे उतर आया और इस छोटी सी टुकड़ी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करने लगा। जब कट जाने का एकदम साफ खतरा दिखने लगा तो फाइटिंग विड्रॉल यानी लड़ते हुए पीछे हटने का फैसला लिया गया।
और इसी दौरान अपने जवानों को सुरक्षित निकालने और दुश्मन को हर हाल में रोके रखने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल राय ने एकदम मोर्चे पर सामने से लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह ना करते हुए श्रीनगर को बचाने के इस अदम्य साहस के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल राय को आज़ाद भारत का पहला महावीर चक्र मरणोपरांत दिया गया। और यकीन मानिए, उनका ये बलिदान जरा भी व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने दुश्मन को इतने क्रिटिकल समय तक रोके रखा कि श्रीनगर में और सैन्य बल पहुंच सके। कर्नल राय के शहीद होने के बाद बैटन पास हुआ मेजर हरवंत सिंह के हाथों में। उन्होंने कमान संभाली और एक बहुत ही रिस्की लेकिन सामरिक रूप से शानदार डिसीजन लिया। वो रातों रात अपनी टुकड़ी को पट्टन ले गए और वहां जाके मोर्चेबंदी कर ली। 29 अक्टूबर को जब दुश्मन का काफिला आगे बढ़ा तो वो सीधे एक सिक्के लगाए गए एम्बुश में बुरी तरह फंस गए। इस एक शानदार चाल ने दुश्मन का पूरा दिन बर्बाद कर दिया और भारतीय सेना को अपनी ताकत बढ़ाने का वो कीमती वक्त मिल गया। तो अब आते हैं इस पूरे अभियान के टर्निंग पॉइंट पर। सेक्शन 5, शाला टैंक का युद्ध। 7 नवंबर का वो दिन जब ब्रिगेडियर LP सेन के नेतृत्व में एक ऐसा जबरदस्त और अचूक जवाबी हमला किया गया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये एक परफेक्ट जॉइंट ऑपरेशन की मिसाल थी। 1 सिख रेजिमेंट ने सामने से यानी फ्रंटल अटैक करके दुश्मन को उलझाए रखा। 4 कुमाऊं ने क्या किया? उन्होंने दुश्मन के भागने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। 7th लाइट कैवलरी ने अपने बख्तरबंद वाहनों के साथ साइड से एक जबरदस्त शॉक दिया और ऊपर से रॉयल इंडियन एयरफोर्स के स्पिटफायर विमानों ने आसमान से सटीक हवाई बमबारी की। इस हमले का सीक्वेंस इतना अचूक था कि आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले सटीक राइफल और मशीन गन फायर से दुश्मन को अपनी जगह पर पिन डाउन किया गया। फिर अचानक साइड से हुए आर्मर्ड हमले ने उनके बीच पूरी तरह दहशत फैला दी और फाइनली आसमान से उनके पूरे ट्रांसपोर्ट को तबाह कर दिया गया। चारों तरफ से हुए इस हमले के सामने दुश्मन सेना ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ये एक पूरी तरह से निर्णायक जीत थी। इस शानदार जीत के बाद सप्लाई रूट्स फिर से खुल गए और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, वीरता की अमर विरासत। इन 10 दिनों की घटनाओं ने सैन्य इतिहास पर जो छाप छोड़ी है उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। इस बटालियन ने जो नाम और सम्मान कमाया उसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक बात से लगा सकते हैं। मई 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद एक सिख को कश्मीर के रक्षक यानी द सेवियर्स ऑफ कश्मीर कहकर पुकारा था। इतनी असंभव परिस्थितियों में डटे रहने की इससे बड़ी नेशनल रिकॉग्निशन और क्या हो सकती है। और ये शब्द देखिए, कश्मीर घाटी हमेशा आपकी प्रशंसा के गीत गाएगी और आपके द्वारा दिखाए गए वीरता के कारनामों की गूंज यहां हमेशा रहेगी। ये शब्द थे कमांडिंग जनरल KS थिमैया के, जब 1 सिख रेजिमेंट घाटी छोड़कर जा रही थी। ये उस गहरी इज्जत और कृतज्ञता को दिखाता है जो इन सैनिकों ने अपने खून और पसीने से कमाई थी। अगर हम इस पूरे ऑपरेशन की विरासत को समेटें तो आज भी 27 अक्टूबर का वो ऐतिहासिक दिन पूरे गर्व के साथ इन्फेंट्री डे के रूप में मनाया जाता है। 1 सिख रेजिमेंट को श्रीनगर बैटल ऑनर से नवाजा गया। इस अभियान ने साबित कर दिया कि एक त्वरित एयरबोर्न तैनाती कोई किताबी बात नहीं बल्कि एक गेम चेंजर रणनीति है। और सबसे बड़ी बात, इसने एक असाधारण जॉइंट मिलिट्री कोऑर्डिनेशन का ऐसा उदाहरण पेश किया जो आज भी एक मिसाल है। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। जब बिल्कुल नामुमकिन लगने वाली बाधाओं के खिलाफ आपकी ड्यूटी आपको पुकारती है, तो क्या इतिहास की किताबें एक रिट्रीट यानी पीछे हटना दर्ज करेंगी या फिर एक लेजेंडरी लास्ट स्टैंड? एक सिप और लेफ्टिनेंट कर्नल राय ने अपना जवाब अपने सर्वोच्च बलिदान और शौर्य से दिया था, जिसे ये देश कभी नहीं भूलेगा। इस अद्भुत ऐतिहासिक घटनाक्रम के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।